हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हैं, दिफाई तज्जिया कार हैं, और उनके अलावा डॉक्टर हसनैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत है। और इन दोनों से हम ये जानेंगे कि थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। क्या पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ? और इमरान याकूब खान साहब सीनियर तज्जिया कार हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे मिजाज से? अल्लाह के एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तो ठाक। आपको मुबारक हो कि एससीओ कॉन्फ्रेंस बड़ी पूरा तरीके से सबको मुबारक हो सर, ये तो सबके लिए अच्छी बात है। ज़बरदस्त हो गया। आपने तकरीर देखी होगी सर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की जो है बड़ी पॉजिटिव तकरीर है, और एक वो नवाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की थी इंडियन जर्नलिस्ट से, यूँ लग रहा है कि जैसे पिछली दफ़ा पिछले एससीओ इजलास में और उससे पिछले में इंडिया का बिल्कुल ही बड़ा स्टिफ और बड़ा तल्ख सा रवैया था। ये बड़ी चेंजिंग आई है, क्या चक्कर है सर ये? बाजवा साहब देखें, अगर हम आलमी सतह पर इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप ये कहना कि इर्तिका का अमल जारी है और बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और ख़ास तौर पे बहुत से जो माजी के दोस्त थे उनमें वो दोस्ती की शिद्दत शायद उस तरह से नहीं रही, और माजी के दुश्मन बहुत गहरे दोस्त बनते चले जा रहे हैं। अगर हम इस रीजन की बात करें तो आप देख लें कि रूस और चीन जिस तरह से एक दूसरे के करीब आए हैं, और फिर ईरान उनके साथ जो ब्लॉक बन रहा है, कुछ लोग इसमें तुर्की को भी शामिल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें, और फिर आप इसको ज़रा थोड़ा सा उससे के साथ मिला लें कि अगरचे सर्द जंग का दुनिया में खात्मा तो हो चुका है, और अमेरिका रूस उस तरह से अब वो सर्द जंग का ऐलान तो नहीं करते, लेकिन अमेरिका को चीन और रूस की तरक्की या इनका आपसी ताउन एक आंख नहीं बांधता। बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ पे यूरोप में इस वक्त जो सूरत हाल है, और रूस और यूक्रेन जो तनाज़ा, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो उसमें नतीजा ये निकलता है कि अब वो पुरानी दोस्तियाँ चाहे वो हिमालय से ऊंची हों, समुंदर से गहरी हों, या चीनी से मीठी हों, वो सिर्फ अब नारों की सतह पे दोस्तियाँ रह नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। चीन आपका जितना भी दोस्त हो सबसे अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, लेकिन एक बात आपको अब ये भी देखना पड़ेगी कि दहशत गर्दी के जो पे दर पे वाक़यात हुए हैं उससे चीन के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो भी मुतासिर हुए, और ना सिर्फ मुतासिर हुआ बल्कि चीन ने तो बहुत इस पे एहतजाज भी किया। वो तो स्पेशली टारगेट चाइना को किया गया सर, इसीलिए मैं यही इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब दुश्मनों ने ये देखा कि चीन और पाकिस्तान सी पैक और ये सारी चीज़ें और तरक्की, और फिर यही जिस ब्लॉक की मैं बात कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त इस तरह से है कि एससीओ की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। ये कॉन्फ्रेंस अब सिर्फ एक ये नहीं है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो कि हम कि वो आए बैठे बातें की खाना खाया और चले गए। इसके अब दूररस नताइज होंगे, और ख़ास तौर पे जैसे अभी आप अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि एक तो होता है कॉन्फ्रेंस हो गई और चीज़ें ख़त्म हो गई, साइड लाइन जो चीज़ें हैं, जैसे रूस से बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं, वज़ीर आज़म चीन के जो हैं उनकी सदर मुमलिकत से मुलाकात होना, वज़ीर आज़म से मुलाकात होना, फिर उनके साथ जो बिजनेसमैन आए हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो साइड लाइन पे बहुत कुछ चल रहा है। चले इमरान साहब, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले मैं एक तो आपको भी मुबारक हो, क्योंकि ये एक खुशाइंद कदम है कि पाकिस्तान में 23rd कन्वेंशन, ये जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका समिट का इनकाद हुआ है, और बड़े खुश उसलूबी से और बड़े अच्छे तरीके से ये इसका अख्ताम भी हुआ है। जितने भी 10 रुकन ममालिक के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आए, रूस का वफ़द सबसे बड़ा था, वज़ीर आज़म ने जो इजलास से खिताब किया है, सबसे पहले मैं वही जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है क्या वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में उन तमाम तर मौज़ूआत पर बात की जिसकी अशद ज़रूरत थी? ये आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत ही बैलेंस तरीके से ये तकरीर बात की है, और उन्होंने जो इलाकाई इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको डेफिनेटली जिक्र किया और बड़े हाईलाइट किए। ख़ास तौर पर उन्होंने बात की है जो कि इसमें अफ़गानिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान इंसानी हमदर्दी के तौर पर तमाम मदद फराहम करनी चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर जो दहशत गर्दी हो रही है उसका जिक्र किया अफ़गानिस्तान इनके इंटरम इंक्लूसिव पोलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद उस पर का भी ये चूँकि ममालिक उनकी मदद करेंगे। वो ऐसा है कि देखें, वी मस्ट मेंशन टेररिज्म। मकसद उनका ये था
उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को भी कन्वीन किया और तमाम ऐसे ममालिक को मालूम है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को कौन सपोर्ट कर रहा है। इट्स नॉट ओनली अफगान इंटरम, बल्कि वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में PLA, BLF, TTP, दाइश तमाम की मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है कि बलूचिस्तान में कैसे आपने दहशतगर्दी करनी है, कैसे वहाँ पर आपने सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने हैं, और उसके बाद CPEC मनसूबा किस तरीके से नाकाम करें, क्योंकि CPEC मनसूबा बेसिकली एक नहीं चाहते कि बॉर्डर ऑपरेशनलाइज हो, और फिर इंटर कनेक्टिविटी जो चाहिए जो ये में बात की। अफगानिस्तान इज द बेसिक लिंचपिन। अगर अफगानिस्तान में पीस हो जाएगी, इसका मतलब है कि इकोनॉमी की होगी वो चल पड़ेगी, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज जो है वो सारे सेंट्रल एशिया में हैं। सेंट्रल एशिया को बहुत सख्त जरूरत है कि वो अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी करके बलूचिस्तान आए और गवादर को जाके अफ्रीका और मिडल ईस्ट की मंडी में वो जाके अपना सारा खेल कर सके। सेम और गुड फॉर चाइना, इवन अल्टीमेटली ईरान भी अपने को रशिया को भी जरूरत है, इसलिए ये बात की गई। और सेकंड इसके साथ उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज की जरूरत है, तमाम को मिलकर काम करने की जरूरत है, उन्होंने बड़ा किया। फिर उसके बाद ट्रेड और कॉमर्स, देखिए इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। इन ममालिक में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वो अनटैप्ड हैं। वो चाहते हैं कि इसको लेके अगर तमाम ममालिक करें, इसमें सबसे आम किरदार चाइना का है। देखिए चाइना अफगानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पर वो उनमें बहुत मिलने को डेवलप करता है, पैसा भी देता है चाइना के, अफगानिस्तान में हुकूमत चलती है। तो चाइना टू पुट इज वेट, अगर वेट करे कि अफगानिस्तान के हालात ठीक होते हैं तो फिर हमारी फैक्ट्री सेंटर शक्ल देगी। ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात की है। ही डिड नॉट टॉक अबाउट चाइना इंडिया, बट इंडिया के बारे में उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ बात कर दी। टेररिज्म भी नो कि टेररिज्म कौन कर रहे हैं और कौन इसमें गुलभूषण यादव की मिसाल है, बलूचिस्तान की सेपरेट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये बातें उन्होंने बहुत ही की है और ये डायलॉग उन्होंने कहा कि पर्पसफुल होना चाहिए, इसका कोई हासिल वसूल होना चाहिए। बैठे आए बात करें चले जाएं। और सेकंड आई विश के प्राइम मिनिस्टर ये बात कर लेते हैं कि ये जो टेररिज्म है ये कॉमन एनिमी है पूरे इस खिते का, और इसके लिए एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बना लें कि ये सियासी ममालिक मिल के इस टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। क्योंकि टेररिज्म ख़त्म होगा यहाँ पर इकोनॉमिक तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। फिर कल्चरल है यहाँ पर, उसकी बात की कि हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को बात करनी चाहिए। आई थिंक CPEC की उन्होंने बड़ी डिटेल बात की है कि CPEC फेज 2 स्टार्ट हो चुका है, BRI का ये फ्लैगशिप है। CPEC में चाइना की मदद जो हो रही है बहुत अहम है, वहाँ बहुत अहम है। लेकिन वही बात है कि चाइनीज नेशनल को टेररिज्म में मारा जा रहा है, उन पर अटैक किए जा रहे हैं, और ये बिनो के कौन सा उम्मीद कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि CPEC ना बने, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की ना करे। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये मामला सारे हैं। अब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहती है, SCO से हम मुआशी तौर पर कितने फ़ायदे लेते हैं। तकरीर तो बहुत अच्छी हैं, प्लान्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, जो हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट 9 SCO कंट्रीज़ के साथ वो बढ़ गया है, 41% बढ़ गया है। मतलब हम इम्पोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये 9 मुल्कों के साथ कह रहा हूँ, बाकियों के साथ एक आध के साथ सिर्फ है कि जहाँ पे हम पॉजिटिव जा रहा है मामला। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं विच पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज? बिल्कुल ठीक है, ताउन अपनी जगह पे बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बगैर तो पाकिस्तान का चारा नहीं है। अच्छा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को पॉइंट आउट किया। मैं अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान का जो खिता है इसमें 9 ममालिक के साथ तजारती खसारा हमारा 11% है। अच्छा, इस 11% के अंदर अगर रवां माली साल की इब्तदाई 8 माह के दौरान में खिते के 9 ममालिक के साथ पाकिस्तान का तजारती खसारा देखूं तो 10.98% बढ़ गया और जो कि 5 अरब 41 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया। इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 4 अरब 88 करोड़ 90 लाख डॉलर तक पहुंचा। सो इसका मतलब है कि आपका ट्रेड डेफिसिट और गैप बहुत ज्यादा है। 9 ममालिक के साथ हमें यकीनी तौर के ऊपर जो है वो 11% का जो डेफिसिट है, तजारत का खसारा है, इसको पूरा करना होगा। अच्छा, लेकिन अच्छी बात इसमें एक तो हुई, लेकिन मैं इसमें एक अहम बात करना चाहूंगा जिसके ऊपर जो है वो ब्रिगेडियर हारिस साहब भी बात करेंगे और बाकी हमारे इमरान याकूब साहब भी बात कर सकते हैं। हमारे पास 2 मेंबर ऑब्जर्वर ममालिक थे। इन ऑब्जर्वर ममालिक के अंदर जो है वो एक मंगोलिया था और एक अफगानिस्तान था।
क्या जरूरी नहीं था कि अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर ममालिक के तौर पे बुला लिया जाता, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ जो है यहाँ पर दहशतगर्दी की वो तो अफगानिस्तान है। आप उसको नाराज करना चाहते हैं या उससे निगोशिएट करना चाहते हैं? तो जंग तो आखिरी मामला होता है, अस्करियत तो आखिरी मामला होता है, तो उससे बेहतर था कि ऑब्जर्वेशन के लिए हम उनको बुला लेते और उनके साथ निगोशिएशन होते। वजह यह है कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनके अंदर LNG और कोई भी मामला मुआहदा करते हैं तो हमें वाया अफगानिस्तान रूट लेके आना होगा, यानी जितने भी पाइपलाइंस है हमें अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान लाने हैं। सो अगर ये मामला हमको करना है, सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाते, जैसे हमने मंगोलिया को बुलाया। अब इसके रेपरकशंस क्या होंगे, यह हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए तैयार थी या नहीं थी, ये जवाब उन्होंने देना है। दूसरी अहम बात कि वहां पे अजीत डोभाल होता है और वहां पर जो है वो जयशंकर होता है और उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो है वो पोजीशन ही मिसिंग है। सो मैं चाहूंगा कि फौरी तौर पे हमें ये बने, क्योंकि मईशत तो पिवट है लेकिन अस्करियत और जुग्राफियाई निज़ाम को हमने देखना है। ज्योग्राफी के हिसाब से पाकिस्तान को मैं आई रियली अप्रिशिएट चाइना, रशिया, जिसने इस वेन्यू को चेंज नहीं होने दिया। अब अगली बात जो MOU के हवाले से अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या गेन्स हैं, वो मैं छोटा सा बता देता हूं, जिसके अंदर आपको चाइना को अप्रिशिएट करना होगा इन सारे मामलात के बाद, कि उनके 2 चीनी अफराद को और जो इतने सारे भाषा के ऊपर, बाकी मामलात के ऊपर इंपॉर्टेंट जो उनके इंजीनियर्स हैं, उनको टारगेट होने के बावजूद दहशतगर्द को उन्होंने दहशतगर्दी समझा और एक्सटर्नल दहशतगर्दी समझा और इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं किए। अच्छा, आप ये देखेंगे पाकिस्तान जो है वो MOU कर रहा है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बात बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी अगर प्रेपरेशन नहीं होगी तो ये MOU ही रहेगा। अच्छा, 11 बिलियन के ऊपर जो है वो चाइना, रशिया SCO के अंदर एग्रीमेंट कर रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। SCO इजलास कामयाबी से ख़त्म हुआ है, जो कि एक खुशाइन बात है। 2 अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म के ख़िताब में दहशतगर्दी की जब बात हुई तो अफ़गानिस्तान का जिक्र भी हुआ। और अब हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा, माहिर आलमी अमूर हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं, और स्टूडियो में इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, एक हम पहले बात कर रहे थे, कोई चेंज, मैं अभी आता हूँ अपने मौजूद मेहमानों की तरफ भी वहाँ पे, आपके ख्याल में टुवर्ड्स इंडिया जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि वो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद हमने कहा कि इसके साथ मशरूत है, अब आपसे कभी बातचीत होगी तो जब आप दोबारा इसको बहाल करेंगे, वो तो मामला इंडिया नहीं कर रहा, और वो खैर हमारे कहने पर करना भी किया था उन्होंने। तो आपका ख्याल है कि वो वाली स्ट्रैटेजी, अब वो वाली पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है और अब दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला आते हैं, क्या ये समझा जाए इंडिया के साथ? बाजवा साहब देखें, जो खारजा अमूर होते हैं ना, उनमें कोई भी पॉलिसी इस तरह से नहीं होती कि वो हमेशा के लिए या मुस्तकिल है। यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, पॉलिसीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। आप देखें कि हम अगर अपनी 77 साल तारीख में देखें तो मेरा मतलब ये हरगिज़ ये नहीं है कि हम इंडिया की ज़्यादतियों को भूल जाएं, हम इंडिया ने कश्मीरियों पे जो मुजालिम किए हैं उसको भूल जाएं, इंडिया ने जो हम पे 2-3 दफ़ा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है उसको भूल जाएं। लेकिन उसके बावजूद आपको ये भी देखना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया एक जो है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की करती हुई मुईशत है, वो दुनिया में उसका एक बहुत बड़ी मार्केट है। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए, पता तो हो ना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये आप ये तो नहीं कह सकते कि पॉलिसी टोटली चेंज हो गई है, लेकिन देयर इज अ शिफ्ट। आप ये कहते थे देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी। वो ये अब शायद हुकूमत ने ये सोचना शुरू कर दिया है या मुतलका लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि सिर्फ हम नाराज होके मुंह बना के वो कहेंगे जी तुम रूठे हम छूटे, उन्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हमें ये देखना है, अब कुछ लोड कुछ दो की पॉलिसी पे दुनिया चलती है। अब आपने देखें, आपके पास जितने भी माहिर बैठे थे मुआशी उमूर के, वो सब क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे जी कि आप इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं, आपकी मार्केट क्या है, आप रूस के साथ क्या करेंगे, चीन के साथ करेंगे। तो देखिए, इंडिया तो इन सबसे ज़्यादा करीब है, तो हमें ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे देखनी है कि हम इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेन वजह जो है वो ये है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आग है,
आप कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर करके या कश्मीरियों पे होने वाले मुजालिम को बिल्कुल एक तरफ रख के कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इस पे आपको बड़ा नरम गरम एंड सर एट द वेरी सेम टाइम टीटीपी की बैकिंग इंडिया हमें पता है आज भी, ये बीएलए की बैकिंग इंडिया वो भी हमें पता है। तो खैर इस पर ब्रिगेडियर वकार हसन खान साहब की राय जान लेते हैं। डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, इज देयर अ पॉलिसी शिफ्ट विज़ावी रिलेशंस विद इंडिया, और ख़ासतौर पे जयशंकर की आपने तकरीर सुनी होगी, पिछले 2 सेशंस जो थे, सेशन से मतलब कि पिछले साल और उससे पिछले साल के जो इजलास थे, वहाँ पर तो अच्छी खासी गर्मी सर्दी रही पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान। ये दिस वाज अ पॉजिटिव वन, ये जो तकरीर भी थी जयशंकर की, इसमें कुछ पॉजिटिविटी थी। और दूसरा पाकिस्तान की तरफ से भी आपको लगता है कि एक शिफ्ट है और आगे रिलेशनशिप्स आगे कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क है, उसको आप मद्देनजर रखें भी लास्ट ये मैं जिस मेंशन करूँगा 2023 भारत में हुई थी, इसकी बेसिकली जो स्टेट समिट है और वो करा सकते थे, भारत ने वर्चुअल कराई, वेरी इंटरेस्टिंग कि उसके फॉलो पे जो हेड ऑफ की मीट है पाकिस्तान ने फिजिकली कराई। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर इंडिया वाज एक्चुअली सेटिस्फाइड तमाम कंट्रीज वहाँ पे, हालांकि कोविड दूसरा ये कि एससीओ का आपने देखना है कि इसके अंदर पाकिस्तान ने 2017 परमानेंट मेंबर्स और उसके अपने तकरीबन एंटी टेररिज्म के ऊपर भी तो सब लोग कोऑपरेट करते हैं। इकोनॉमी की बात है की है हेल्थ एजुकेशन जो आहिस्ता भी पॉलिटिकल फोरम एक स्टेज पे एक पे दूसरा जयशंकर साहब ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग। ब्रिगेडियर साहब बहुत माजरत, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा राब्ता करते हैं, टेक्निकल इशू है। तो मीनवाइल जरा देखिएगा पैनल की क्या मामला है प्रोड्यूसर साहब और कमर चीमा साहब। मीनवाइल इफ यू कैन आंसर द सेम क्वेश्चन, ये इंडिया के साथ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और फिर अगेन रीजन्स आजकल तरक्की करते हैं, अकेली मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ अगर चाइना तो है, ईरान, इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आप समझते हैं कि जो एक हमारी पॉलिसी थी, जो स्पेशल स्टेटस चेंज हुआ था कश्मीर के अंदर, हमने कहा कि जब तक वो दोबारा रिवर्स नहीं होगा इंडिया के साथ मामला नहीं हो सकते, इंडिया की भी वहाँ से गर्म सर्दी हमारे साथ चलती रहती थी, लेकिन अभी एक पॉजिटिविटी नजर आई है जो जयशंकर की तकरीर भी आपने देखी होगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान की तरफ से जेस्चर है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने सब कुछ ही कहा है, लेकिन एक डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा है। एक बात फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की है, चाइना इंडिया मौक़िफ़ में वो पाकिस्तान के और चाइना के बारे में उन्होंने किया है, पाकिस्तान को वो कन्वर्सेशंस करनी। अच्छा ये बात करती है क्योंकि हम भी तो ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस होते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है मैं अगेन यहाँ पे आपको भी बड़ी माजरत के साथ इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आवाज़ का ही कोई इशू है। प्रोड्यूसर साहब जरा आप ये प्लीज़ देखिए, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब की भी और डॉक्टर चीमा साहब की भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। जी ब्रिगेडियर साहब, आवाज़ आ रही है ब्रिगेडियर साहब आपको? ब्रिगेडियर वकार साहब आवाज़ आ रही है आपको? आवाज में चलिए खैर हम कंटिन्यू करते हैं। इमरान साहब वो मीनवाइल जरा वो प्रोडक्शन का वो मामला देखते हैं। तो आपने सुना है कि वो जो ब्रिगेडियर साहब जो फरमा रहे थे विज़ावी इंडिया, तो उसमें अच्छी बात है कि हमें हमसायों के साथ आगे ताल्लुकात तो बेहतर करने हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता ऑल टुगेदर। देखें, गुजारिश ये है कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए दुनिया की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जरा आप देखें, अगर दीवार बर्लिन गिर सकती है, अगर दुनिया में आप ये देखें कि लोग दूसरे ममालिक के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, हाँ जी, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। सर चीन और इंडिया, मैं आपसे यही कहने लगा था अगला कि पाकिस्तान को छोड़ें, अगर सारी जिंदगी पाकिस्तान अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, आज इंडिया उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है और फिर रूस के साथ भी उसके ताल्लुकात कहीं बेहतर हो सकते हैं। चीन के साथ अब देखिए उसके कितने मुआहदे रोजाना की बुनियाद पे ना सिर्फ हो रहे हैं और तमाम तर
जंगी तनाज़ों के बावजूद आप ये देखें कि उनका लद्दाख वाले मामलात, उनके दूसरे मामलात और उनकी आपस की दुश्मनी वो कहीं भी पाकिस्तान से कम नहीं है, और वो बल्कि कई स्टेजेस पे पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी चीन के साथ है। इसकी वजह शायद इमरान साहब उनकी इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया को इस बात का पता है कि चीन के साथ बिजनेस किए बगैर उनकी सर्वाइवल नहीं है। चीन जो है उनकी मार्केट, जो चीन देखे पूरी दुनिया की मार्केट, हमने फौरन हमने खुद ही डिसीजन लिया और हमने ट्रेड भी बंद कर दी जी, ऐसे सब मामला। अब मामला ये है कि देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में जुल्म देखें कि दिल्ली से लाहौर कोई चीज़ आनी होती है, अमृतसर से लाहौर कुछ आना होता है तो पहले वो दुबई जाता है, दुबई के रास्ते वो कराची आता है और कराची से फिर वो यानी जितने टाइम में और जितने पैसों में वो यहाँ आ सकता है उससे कई गुना ज़्यादा हम पैसे उस पर खर्च करते हैं और फिर वो चीज़ यहाँ पहुँचती है। इसी तरह से हम पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ जाती हैं उसमें भी ये मामला है। तो पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में होने वाले जितने दहशत गर्दी के वाक़यात हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको हमेशा से इंडिया की हमायत हासिल रही है, फंडिंग हासिल रही है। और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसराइली एजेंसीज जो हों, फिर अफ़गानिस्तान में आप ये देखें कि एक वक्त तो ये था कि तकरीबन कहा जाता था कि 26 के करीब कौंसलेट जो है, कौंसल ऑफिस इन्होंने इंडिया ने कायम किए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही काम जो था वो सारा हो रहा था जंगी बुनियादों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि एक मामला ये भी है कि अगर आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वो चीज़ें अल्टीमेटली अपने आप खुद कम होंगी, उनमें भी कमी होगी। लिहाजा मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि हमें देखें, आप हमसायों के साथ ज़्यादा अरसा तक नाराज़ रह नहीं सकते, या तो फिर आप जगह बदल लें। तो आप यहाँ मुल्क ना इंडिया कहीं जा रहा है ना पाकिस्तान, तो फिर आपको हमसायों के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करना पड़ेगा। हाँ जी, जो मर्जी कर ले, बिल्कुल ऐसे। और ये भी हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जो है ना, जिस कस्ब के ऊपर बैठा हुआ है, जो ज्योग्राफिकल हमारी जो पोजीशन है, ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। और ये भी सुनते आए कि यही बदकिस्मती है कि हम यहाँ पे बैठे। बुनियादी वजह ये भी है बाजवा साहब, देखें पाकिस्तान की इस वक्त आप ये देखें जो पोजीशन है उसमें इंडिया, रूस और चीन, अफगानिस्तान, ईरान और फिर ये काले पानियों तक रसाई और गर्म पानियों तक रसाई। और फिर आपको एक बात ये भी याद करना होगी कि ग्वादर को लेके बहुत सारे मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी नहीं चाहते कि सी पैक तरक्की करे और पाकिस्तान के साथ चीन के मामला तो उस तरह से हों, क्योंकि उनको अपना उसमें खतरा नजर आता है। तो ये अब दुनिया में शायद दोस्तियां और दुश्मनियां उस तरह से नहीं रहेगी, ये सब कुछ इकोनॉमी बेस्ड होगी। एब्सोल्युटली। ब्रिगेडियर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर वकार साहब, सर आवाज आ रही है आपको? नहीं, चीमा साहब मेरे ख्याल से उनकी लाइन जो है वो कट हो गई है। ब्रिगेडियर रिटायर वकार हसन खान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब की आवाज कम है। जी ब्रिगेडियर साहब। मैं आई थिंक जहां पे बात हो रही है जी जी, एसईओ का फॉर्मेट बेसिकली तो रीजनल फॉर्मेट है। जयशंकर साहब ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया था कि कनेक्टेड चीजों पे बात या बाकी चीजें, एक तो ये, और आई थिंक दोनों तरफ से एग्री। गुड थिंग ये है कि वो आए, अच्छी बातचीत की है और स्पेस मिल जाएगी जिसमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के एक बड़े अरसे से और इसके आई थिंक मीडिया में बहुत हम लोग आइसोलेटेड है और और ना कोई इन्वेस्ट ना कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस ना स्पोर्ट्स है, तो वो इट्स अ ह्यूज इवेंट। और ये अक्टूबर की सब में सीन है, यू हैड द इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने भी बातचीत की हो, आज साइडलाइन पे बातचीत और बहुत अरब की आई थिंक सार्क में अगर आप किया हुआ भारत ने कि वो आज बांग्लादेश से मालदीव, नेपाल तो पहली आई थिंक जो नई डेवलपमेंट लाई थी आई थिंक
ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इमरान साहब, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, और वज़ीर आज़म ने भी अपने खिताब में दहशतगर्दी का जिक्र किया। दो अफ़गानिस्तान वाज नॉट द पार्ट ऑफ द समिट, लेकिन स्टिल उनका खिताब में अफ़गानिस्तान का जिक्र करना वाज द प्रूफ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे ख़त्ते में अगर रूस की भी बात की जाए, जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो रूस को बहुत सी चीज़ों में ट्रेड का जो रास्ता है वो अफ़गानिस्तान से थ्रू करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में अफ़गानिस्तान के साथ मिल बैठ के कोई ताल्लुकात ठीक हो सकेंगे? दहशतगर्दी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या कमी आ सकेगी? रूस इसमें मदद कर सकता है, चीन इसमें इन्वॉल्व होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना होगा कि जब से अफ़गानिस्तान का इशू हुआ है, इस कुर्रा अर्ज़ पर दुनिया में जितना सफ़र पाकिस्तान ने किया है और किसी मुल्क ने नहीं किया, 80,000 से ज़ायद जाने हम कुर्बान कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह बर्बाद हो गया, आपने इकॉनमी आपकी कहाँ से कहाँ चली गई। यानी इसमें कोई बात ही नहीं है कि उसकी वजह से हम ना सिर्फ जंग में जो है ना ज़बरदस्ती दाखिल कर दिए गए, बल्कि सबसे ज़्यादा शिकार भी हमें। वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर ने। तो वो मामला यहाँ दुनिया भर की जो एजेंसीज थी उन्होंने अपना मैदान जंग पाकिस्तान को बना लिया, और ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं। अब अफ़गानिस्तान में आम ख्याल ये था कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो तालिबान को पहले प्रो पाकिस्तान समझा जाता था, और ये समझा जाता था कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के लिए मामला कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल जो है ना उसके बिल्कुल उलट हुआ, और तालिबान ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा टीटीपी पाकिस्तान जो है जी वो हो या टीटीपी अफगानिस्तान हो, या ये मामला। उसकी बुनियादी वजह भी आप देख लें क्या, इकोनॉमी। उन्होंने कहा जी हम अपना मुल्क देखें, आप अपना जाने, हमें तो उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के तमाम मामला जो हैं सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ वो अफगानिस्तान से होके जाते हैं, तो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे मामला पाकिस्तान से होके जाते हैं। हमारे लिए अभी ज़रूर ये मुश्किल है, हमारे लिए अभी ज़रूर ये परेशानियाँ हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान अपने मुल्क में भी अफगानी अमन चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं, उसमें अमन चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें भी पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी। लिहाजा उन्हें भी इस मामले को सीरियसली लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की मदद के बगैर ना तो वो स्टेबल हो सकते हैं, ना ही उनके मामला तो उस तरह से ठीक हो सकते हैं। बहुत पुराने ताल्लुकात है, मतलब अब के थोड़ा है, मतलब ये तो इट गोज वे बैक। पाकिस्तान बनने से पुराना अगर आप देखा जाए तो अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान है, और यहाँ पे वो इंटरमिंगलिंग, मतलब एक वो ये हो नहीं सकता कि इन दोनों के ताल्लुकात आपस में खराब रहे। हमारे यहाँ पे भी तो यूनिलैटरली पॉलिसीज चेंज होती रही हैं, अचानक आज ये थी, कल को हमने वो कर दी। हमारे भी तो कुछ उसमें गलतियां रही हैं एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न्ड। देखिए बाजवा साहब, आपने बिल्कुल मैं सर अगर आप जी तो कमर चीमा साहब से पूछ लूं कि वो अगर हमारे साथ आवाज आ रही है सर आपको? नहीं, कमर चीमा ब्रिगेडियर साहब, ये आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक तरफ अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस हम उस पर बात भी कर रहे हैं, अच्छा वहाँ पर चाइना के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मंसूबे ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए, ये आज वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे। दूसरी तरफ IMF को भी हम ये गारंटी दे चुके हैं कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बंद कर देंगे। वो कहते हैं आपसे अफोर्ड नहीं हो सकता, आप अगर IMF प्रोग्राम में आपने रहना है तो फिर आपको CPEC के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रोल बैक करने पड़ेंगे। तो ये दो चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इन पर बात करेंगे, जवाब लेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर वकार हसन साहब होंगे, बट छोटी सी ब्रेक के बाद।